वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन चैनल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन चैनल पे। टुडे इज़ December 9th एंड वी विल कवर टुडेज करंट अफेयर्स एंड एडिटोरियल एनालिसिस। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द भारत बंद एंड फार्मर प्रोटेस्ट। द इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हेयर इज़ कि जो भारत बंद हुआ था उसके बाद में जो दोनों के बीच में, किसान और गवर्नमेंट के बीच में जो बातचीत हुई है उसमें ये कहा गया है कि जो तीनों फार्म एक्ट है उसको रिपील करने के लिए, दैट मीन्स कि फार्मर्स आर सेइंग दैट जब तक पूरा रिपील नहीं होगा तो दे विल नॉट टेक बैक देयर एजिटेशन, मतलब अपना एजिटेशन तब तक वापस नहीं लेंगे जब तक कि फार्म बिल कंप्लीटली वापस नहीं ले लिया जाता है। सो दैट्स द टसल विच इज़ गोइंग ऑन। लेट्स सी इसमें क्या अपडेट्स होते हैं। बट एज ऑफ नाउ ये है कि जब तक किसानों का स्टैंड बहुत क्लियर है कि तीनों लॉस को रिपील करना पड़ेगा, मतलब हटाना पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन एक यहाँ पे ये है इम्पोर्टेंट कि अगर कोई भी लॉ पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है, कोई कानून बनाया जाता है, तो उसको वापस लेने का क्या तरीका है। व्हेन वी से दैट वी हैव टू रिपील द लॉ, तो लॉ को रिपील करना है, इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन। तो दैट आप इस पे सोचिएगा कि कैसे कानून को वापस लिया जा सकता है किसी भी। बहुत सिंपल तरीका है, सो दैट यू आंसर। नेक्स्ट है, दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट न्यूज़। ये है ज्योग्राफी या जनरल नॉलेज से। दिस इज़ रिगार्डिंग द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है उसको मेज़र किया गया है एंड इट हैज़ कम अप टू 8848 मीटर्स। याद रखिएगा, न्यू फिगर है 8848.86 मीटर, जो कि 8848 मीटर था। लास्ट सर्वे किया गया था 1954 में सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। तो अब न्यू जॉइंट एक्सरसाइज था चाइना और नेपाल के बीच में। यह भी इम्पोर्टेंट है कि एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है और चाइना में कोआमोल लांगमा इस नाम से उसको जाना जाता है। ये जो पहाड़ है एवरेस्ट जो है उसको। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट अपडेट, इसको याद रखिएगा। एंड इसके अलावा ये जो हाइट में डिस्प्यूट था स्नो की हाइट को लेके। नेपाल ने जो हाइट मेज़र किया था वो ज़्यादा हाइट मेज़र की थी, 8847, मतलब 8847 मीटर चाइना ने कहा था 2005 में जो हुआ था। नेपाल ने कहा था और चाइना ने कहा था कि 8844 मीटर है। डिफरेंस ये था कि नेपाल जो है उसके ऊपर जो लास्ट माउंटेन है उसके ऊपर जो स्नो है उसको भी मेज़र कर रहा था हाइट को, एंड चाइना सिर्फ माउंटेन को मेज़र कर रहा था जो रॉक था उस पर। बट फाइनली 8848.86 मीटर है सबसे ऊंचा जो पहाड़ है वो है एवरेस्ट। ये याद रहना चाहिए, बिल्कुल कहीं भी प्रीलिम्स में आ सकता है। और लास्ट सर्वे 1954 में हुआ था और इससे पहले दोनों के बीच में डिस्प्यूट था। अपार्ट फ्रॉम दैट शॉर्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू लोकल न्यूज़ेस, सो वो हम नहीं कवर करेंगे। नाउ विल मूव टू एडिटोरियल, जो एडिटोरियल एनालिसिस है उस पर। द फर्स्ट न्यूज़ है, ये आर्टिकल है रिलेटेड है पार्लियामेंट से। तो कल मैंने बताया था कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है उसके बारे में बात किया था हम लोग, और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में बताया था कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो पार्लियामेंट है और पूरे ऑफिसेस हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का आवास है, प्राइम मिनिस्टर का आवास है, उसको दोबारा बनाया जा रहा है। एंड इस पे जो है अराउंड ओवर 1000 करोड़, अराउंड 1000 करोड़ का खर्चा आ रहा है। सो उसके बारे में ये आर्टिकल है। और कल भी मैंने बताया था, क्वेश्चन भी पूछा था। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है बेसिकली जो लुटियंस दिल्ली थी, जो लुटियन जिन्होंने 1927 में बना के तैयार किया था इस दिल्ली को और हमारे पार्लियामेंट को, और पार्लियामेंट के आसपास जो आवास है पूरे स्ट्रक्चर को, और उसको 100 साल अराउंड होने वाले हैं। और हमारे जो सरकार है वो चाहती है कि नए टाइम के हिसाब से, ऑब्वियसली 100 ईयर्स हो चुके हैं, तो नए टाइम के हिसाब से, बढ़े हुए इसके हिसाब से, इंक्रीज्ड एमपीज़ के हिसाब से नया पार्लियामेंट को डिज़ाइन किया जाए। तो वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट उसको ही बोलते हैं। बट कुछ लोगों को इस पर आपत्ति है, कई आपत्तियों के कई कारण है कि बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट में इसका केस भी चल रहा है। एंड जो राइटर है वही कह रहे हैं कि इट्स अ गुड प्रोजेक्ट, बट अभी जो है काफ़ी उसमें खर्चा पड़ सकता है, एंड एटसेट्रा अदर सिंपल लॉजिक है। कोरोना में खर्चा है, पब्लिक एक्सपेंडिचर है, टैक्स पेयर्स का मनी है। बट ये भी सही है कि 100 साल हो चुके हैं और हमारा जो मेजर पावर हब है उसका एक एग्ज़ाम्पल है वो। तो वो अगर वो बनाया भी जाए तो इट्स नॉट एन इशू, बनना भी चाहिए, समय के साथ चीज़ें चेंज भी होनी चाहिए। एंड इट रिप्रेजेंट्स द कॉलोनियल हैंगओवर,
कॉलोनियल टाइम का बनाया हुआ है, और दूसरी नीड भी है क्योंकि नंबर ऑफ़ एमपीज़ वो इंक्रीज़ भी हो चुके हैं। और कल मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था कि ये जो नंबर ऑफ़ एमपीज़ हैं उनके बारे में कि कब वो इंक्रीज़ होंगे, कब वो बढ़ेंगे। तो उसका भी आंसर ये है कि 1970s में उसको फ्रीज़ कर दिया गया था और ये कहा गया था कि 50 साल बाद उसको रिव्यू करेंगे, मतलब 2026 में वो रिव्यू किया जाएगा। ये जो पूरे जितने टोटल नंबर ऑफ़ एमपीज़ हैं और पॉपुलेशन के आधार पे वो डिफ़ाइन होने इन जनरल। तो ये भी एक डिस्प्यूट होने वाला है कि 2026 में नंबर ऑफ़ एमपीज़ इंक्रीज़ करने का प्रपोज़ल हो सकता है आए, और उस समय जो अगर पॉपुलेशन के आधार पे होता है तो जो बड़े स्टेट्स हैं, फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश, बिहार, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो वहाँ के एमपीज़ की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। तो दिस विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन कि क्या क्या किस आधार पे होना चाहिए। नाउ टुडेज़ क्वेश्चन आई विल आस्क यू, इसी पे कल का फॉलो अप है। आई एम श्योर कल का आंसर आपने जो मैंने अभी बताया वो आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि नंबर ऑफ़ एमपी सांसद जो हैं वो कैसे किस राज्य के कितने सांसद होंगे, ये कैसे डिफाइन होता है, तो मैंने आपको बता दिया। और अगला रिव्यू कब होना है, अगला 2026 में ये रिव्यू होना है। तो उस समय ये फिर ये डिस्कशन पे आएगा कि कितने सांसद बढ़ाए जाए, अगर बढ़ाना है तो मुझे माय क्वेश्चन इज़ कि किस आधार पे जो सांसद हैं, क्या सांसद नंबर ऑफ़ एमपीज़, मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट्स वो बढ़ाए जाने चाहिए, क्योंकि हमारी 1976 से जो पॉपुलेशन है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, दोगुना भी हो चुकी है। तो सांसद क्या बढ़ाए जाने चाहिए, उससे क्या फ़ायदा है, और अगर बढ़ाए जाए तो कौन से आधार पे बढ़ाए जाए, पॉपुलेशन के आधार पे, इकोनॉमी के आधार पे, क्या क्या क्राइटेरिया उसमें देखे जाना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका डिस्कशन शुरू हो चुका है। तो मैं चाहूँगा कि आप इसको आंसर दें, एटलीस्ट आप उसके जो मेजर पॉइंट्स है वो लिखे कमेंट्स में कि कौन कौन से कंसिडरेशन है, वो फ़ायदे नुकसान क्या होंगे एमपीज़ बढ़ाने के, और दूसरा कौन कौन से आधार पे बढ़ाया जाना चाहिए। तो आई विल लाइक कि आप लोग इसका आंसर या आंसर की रूपरेखा, एक रफ गाइडलाइंस आप ज़रूर लिखें, क्योंकि दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी पॉलिटिकल। और इसमें जब आंसर लिखे तो कॉन्स्टिट्यूशन के संबंधित आर्टिकल्स और ये सब चीज़ों को ज़रूर कोट करें, क्योंकि पॉलिटी में ज़रूरी है कि संविधान के या जजमेंट्स को कोट करते हुए आंसर लिखे, क्योंकि वही चीज़ स्टैंडर्ड होती है। स्टैंडर्ड क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंडर्ड है, और क्या है, सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट्स के जजमेंट वो स्टैंडर्ड्स है, किसी कमेटी के जो फाइंडिंग है वो स्टैंडर्ड होते हैं। तो अपने आंसर जब भी लिखे तो कोई स्टैंडर्ड जो चीज़ें हैं उनको ज़रूर जिक्र करे कि सो एंड सो इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये कहा गया, इस कमेटी ने ये रिपोर्ट दी थी, कॉन्स्टिट्यूशन के इस आर्टिकल में ये कहा गया था। तो ये चीज़ों को ज़रूर लिखे अपने आंसर्स में। तो जब ये आंसर लिखे तो आप ज़रूर लिखिए कि ज़्यादा नंबर ऑफ़ एमपीज़ होंगे तो क्या फ़ायदा होगा, या नहीं होंगे तो क्या फ़ायदा होगा। तो इन चीज़ों को ज़रूर लिख के आंसर दीजिए। नेक्स्ट है वो खालिस्तान से रिलेटेड है। अभी दिल्ली में 5 टेररिस्ट पकड़े गए थे और उसमें से 2 जो थे वो पंजाब से थे, और उनका लिंक निकला है बलविंदर सिंह, शौर्य चक्र एक विजेता थे और खालिस्तानियों के खिलाफ उन्होंने मोर्चा लिया था, जो टेररिस्ट थे, तो उनकी मर्डर से रिलेटेड है। और राइटर यही कह रहे हैं बेसिकली कि कश्मीर में अब तक टेररिज्म था, बट नाउ अब जो खालिस्तान मूवमेंट है, आईएसआई कोशिश कर रहा है कि खालिस्तान मूवमेंट को दोबारा जिंदा किया जाए। तो 80s और 90s के दशक में काफ़ी ज़्यादा ये डिस्टर्बेंस रहा पर पूरे पंजाब में, और पंजाब के थ्रू नॉर्थन इंडिया के पार्ट्स में, उसमें यूपी वगैरह भी थे। तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस और रहे, पूरे पंजाब में काफ़ी डिस्टर्ब रहा, और खालिस्तान मूवमेंट काफ़ी ज़ोर शोर से चला था। और उसके बाद में 90s के बाद में धीरे धीरे ये मूवमेंट डाई डाउन हो गया, और पंजाब में इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी भी आई और काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस भी किया पंजाब ने। लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का ये मानना है कि जो बाहर के जो कंट्रीज़ हैं, कनाडा है, यूके है, इसमें ऐसे अभी भी कुछ ग्रुप्स हैं जो खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, और पंजाब ये पाकिस्तान के आईएसआई के मदद से उसको दोबारा डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करना चाहते हैं इन पंजाब पार्ट ऑफ इंडिया। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि हमारे सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव के हिसाब से। अभी फार्मर प्रोटेस्ट के दौरान भी खालिस्तान मूवमेंट की लोगों ने बात कही थी कि कुछ ऐसे भी लोग इस मूवमेंट फार्मर प्रोटेस्ट के का सपोर्ट लेके उसमें खालिस्तान मूवमेंट को भी बढ़ाना चाहते हैं। सो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी इस पर काम कर रही है। तो अभी ये 2 टेररिस्ट पकड़े गए हैं और इसमें विजिलेंट रहने की आवश्यकता है। ओके, ना एक और बात इसमें ये कह रहे हैं, जो राइटर ये कह रहे हैं, राइटर इज सेइंग कि जम्मू एंड कश्मीर में 370 और 35A हटने के बाद भी जो टेररिस्ट गतिविधियां हैं उसमें कमी नहीं आई है। तो वो भी एक फ्लैग कर रहे हैं
कि आर्मी को बहुत ही विजिलेंट, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को रहने की आवश्यकता है। सो ये सब एक कुछ क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ डेवलपमेंट से और फिर उससे वो हो जाए, ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे देश के लोग हो, चाहे इसमें जो कश्मीर के लोग हों, चाहे पंजाब के ऐसे लोग हों जो मिसगाइड हो सकते हैं, उन पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो टू वे अप्रोच आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जब भी आप आंसर लिखें तो आप आंसर में ज़रूर लिखिए कि मल्टीपल डायमेंशंस हैं इसके। एक तो है सिक्योरिटी का, कि सिक्योरिटी फोर्सेस एलिमिनेट करे। दूसरा ये है कि डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट होते रहे जिससे लोगों में ग्रेवेंसेस ना रहे। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ब्रेन वॉश करना, कि ब्रेन वॉश किया जा सकता है जो यूथ है और जो नए लोग हैं, तो उनको उनके ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना जो ब्रेन वॉश करते हैं टेररिस्ट के लिए, खालिस्तान के लिए या सेपरेट कश्मीर के लिए। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना और ब्रेन वॉश को अनडन करना। तो और गवर्नमेंट को सही चीज़ें लोगों तक पहुंचाना, सही जो स्कीम है। तो ये कई पॉइंट्स पे एक साथ काम करने की आवश्यकता है, तभी टेररिज्म जैसी चीज़ को तोड़ा जा सकता है। सिर्फ अगर हम ये सोचें, जैसा राइटर ने भी कहा है कि आर्मी सिर्फ ख़त्म कर देगी टेररिस्ट को, उससे टेररिज्म ख़त्म हो जाएगा, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। क्योंकि वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका अगर सपोर्ट है, अगर कुछ भी लोगों का सपोर्ट है, लोकल लोगों की या सिंपैथी है, तो वो लोग टेररिस्ट को सपोर्ट मिलता रहेगा। तो हमें दोनों ही काम करना है, टेररिस्ट को एलिमिनेट भी करना है, लेकिन जो सिंपैथाइज़र है उनका भी, उनसे भी बात करके ये कन्विंस करना है कि दिस इज़ नॉट गुड फॉर द कंट्री एंड नॉट गुड फॉर दैम। ओके, नाउ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इट्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में सेम चीज़ है, वी विल नॉट रिपीट इट। इसमें वही कहा है कि हमारी इकोनॉमी में सुधार हो रहा है, लेकिन इस इकोनॉमी के सुधार से भारत को बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इसमें ये रियल डेटा नहीं है, रियल डेटा आना बाकी है। और साथ ही साथ कोरोना के और भी इम्पैक्ट हो सकते हैं, जीएसटी के इम्पैक्ट हो सकते हैं, और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो भी बढ़ाने की आवश्यकता है। तो इसके बारे में हमने काफ़ी कुछ बात किया है, वी विल नॉट रिपीट इट। बस आप इतना जान लीजिए कि जो डेटा आया है अभी तक 7.5%, जैसे इस क्वार्टर में इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हुई है, तो राइटर सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि वी हैव टू बी कॉशियस एंड इस पे हमें भरोसा नहीं करना चाहिए कि इकोनॉमी अपने आप ही बिल्कुल सुधर जाएगी। सो दैट इज़ राइट, जब तक फाइनल डेटा नहीं आते हैं, या फिर हम ये भी कह लें कि बीच में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर त्योहारों का समय था, और इस समय पे त्यौहार फेस्टिवल की वजह से लोगों ने स्पेंड किया है या ट्रैवल भी किया है, काफ़ी लोग अपने घर वगैरह भी गए हैं, तो इसीलिए इकोनॉमी को थोड़ा बूस्ट मिला है। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर ने, जो आम आदमी है, वो प्राइवेट एक्सपेंडिचर हुआ है, हर सेक्टर में हुआ है, चाहे ट्रैवल हो, एयरलाइंस हो या फिर ख़रीदारी हो, वो सारी चीज़ें हुई है, इसीलिए इकोनॉमी थोड़ी सी ऊपर हो सकती है। लेकिन फिर से दिसंबर ऑनवर्ड्स हम देख रहे हैं कि फेस्टिवल ख़त्म हो जाने के बाद में जो लोग हैं, फिर से लॉकडाउन की स्थिति है, कई जगहों पे है, तो उससे इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। सो दैट इज़ राइट, वी ऑल नो दैट, कॉमन सेंस की बात है, बट आप उसको ध्यान रखिएगा। दिस आर्टिकल इज रिगार्डिंग द साइंस, मतलब ये साइंस से रिलेटेड है, और इसमें बेसिकली ये कहा है कि इंडिया की जो रैंकिंग है, स्टैनफोर्ड एक रैंकिंग आई है, उसमें कहा है कि इंडिया की रैंकिंग अच्छी दिखाई गई है, तो ये उम्मीद है कि इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अच्छा करेगा। और बात कही गई है एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात कही गई है, तो ये ध्यान रखिएगा, एनआरएफ, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का है। और बेसिकली द राइटर इज सेइंग कि रिसर्च सेक्टर में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, आर&डी में इंडिया को स्पेंड करना चाहिए, जिससे कि साइंस सेक्टर में बेहतर हो। सो रफली उसी से रिलेटेड आर्टिकल है ये। नाउ दिस आर्टिकल इज रिलेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। इसमें बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो आर्टिफिशियल एंड इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एक अपकमिंग फील्ड है, राइटर ये कह रहे हैं। और इसमें ये कह रहे हैं कि एआई का इस्तेमाल करके, और मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स हैं, अलग अलग टूल्स हैं, तो इन सब का इस्तेमाल हेल्थ केयर, मेडिकल रिसर्च, पब्लिक हेल्थ, इन सब में किया जा सकता है। मतलब मेडिकल फील्ड में इनका डेटा किया जा सकता है और ट्रेंड प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास ये डेटा है, एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ कि हमारे पास अगर ये मालूम है कि कोरोना, अगर इन लोगों को कोरोना होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए जिसको डायबिटीज़ है या हार्ट की प्रॉब्लम है या किडनी की प्रॉब्लम है, तो उनमें 60% चांस है कि उनको कोरोना हो जाएगा। तो अगर हमारे पास ये मेडिकल डेटा है कि इंडिया में इतने लोगों को डायबिटीज़ या हार्ट की प्रॉब्लम है या किडनी की प्रॉब्लम है, तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि चांसेस हैं कि ये लोगों को कोरोना हो सकता है, तो उनको हम पहले से इन्फॉर्म कर सकते हैं।
तो ये क्या कैसे होगा? ये टूल की मदद से होगा। मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो टूल्स हैं, तो वो क्या करेगा, वो डेटा लेगा। डेटा अगर अवेलेबल है इंडिया के पास में, तो वो मरीजों का डेटा लेगा और वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि किसको हार्ट की, किडनी की या डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, और उनको इन्फॉर्म करवा देगा कि ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है, कोरोना। तो इसका इस्तेमाल खूब किया गया। तो राइटर ये कह रहे हैं कि ये अपकमिंग फील्ड है और इसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसमें 2-3 चीज़ें ये कह रहे हैं कि उसी तरीके से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कई चीज़ों में आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। मान लो जो साइक्लोन आ रहा है, तो साइक्लोन में मान लीजिए पिछले 10 साल का डेटा है आपको कि अगर स्पीड से साइक्लोन आता है तो इस तरीके के पेड़ गिर सकते हैं। तो अगर ये सब डेटा हमारे पास है, तो अगले साइक्लोन में हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि 10 साल के डेटा के हिसाब से कि अगर साइक्लोन की स्पीड अगर 150 किलोमीटर पर आवर होगी तो इतने फर्म पेड़ भी गिर सकते हैं। या फिर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है तो छोटे पौधे गिर सकते हैं, बड़े पेड़ शायद ना गिरे। तो इससे हम अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। या हम ये प्रेडिक्ट करें कि अगर 160 का स्पीड का अगर साइक्लोन या तूफान आता है तो इतने मीटर बारिश होती है, जिससे कि इतने लेवल के घर जो है डूब सकते हैं, तो हम अलग तैयारी करेंगे। तो ये सब डेटा का इस्तेमाल हम कर सकते हैं एआई और मशीन लर्निंग के हिसाब से, और हर फील्ड में इसका इस्तेमाल हो सकता है, चाहे मेडिकल फील्ड हो, चाहे आपका डिजास्टर मैनेजमेंट का फील्ड हो। तो राइटर यही कह रहे हैं कि भारत में इसमें काफ़ी ग्रोथ हुआ है। अभी ये कह रहे हैं कि भारत में 5 लाख लोग इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में। और इसके जो सॉफ्टवेयर कंपनीज जो ऐसी हैं, ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, हैदराबाद वगैरह जो सॉफ्टवेयर एरिया है वहाँ पे है। और ये भी कह रहे हैं कि ये जो फील्ड है, इस फील्ड से $500 बिलियन का ये कंट्रीब्यूट करेगा जीडीपी में भारत के 2025 तक। काफ़ी बड़ा इकोनॉमी में इसका इम्पैक्ट होने जा रहा है। तो फिर अगेन इसका इस्तेमाल मैंने आपको बताया, गवर्नेंस से लेकर सोशल इम्पैक्ट, एजुकेशन, पढ़ाई, हर चीज़ में कर सकते हैं। इनफैक्ट जो सोशल स्कीम है उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। एंड देन जो हमारा वर्कफोर्स है, हर साल इसमें जो लोग हैं काम करने वाले, वो बढ़ते चले जा रहे हैं। एंड ये भी इम्पॉर्टेंट है कि इसका डेटा जो है वो ढंग से इस्तेमाल किया जाए। जैसे मैंने बताया कि आपको मान लीजिए कि जो मरीजों का डेटा है, तो मरीजों का डेटा बिल्कुल सिक्योरिटी होना चाहिए, लीक नहीं होना चाहिए। तो एआई के साथ ये खतरा भी है कि बहुत ज़्यादा अगर उसको डेटा मिल गया तो वो लीक कर देगा। तो लीक करने से जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है वो लीक हो जाए, तो वो भी चीज़ अच्छी नहीं है। तो वो भी देखने की आवश्यकता है। तो कुल मिला के दिस इज़ इंपॉर्टेंट दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग जो है अपकमिंग फील्ड है, और इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। और मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, लेकिन इसका डाउनफॉल ये है कि जो डेटा है आपके पास में, जो इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन लीक ना हो और बाहर ना जाए, तब तो बहुत अच्छा है। सो दिस इज़ वो अच्छा एक ये था। मैं आपसे फिर इसमें पूछूंगा कि आप अपने लैंग्वेज में व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ये मैंने आपको रफली बताया, लेकिन टेक्निकल टर्म आपको मालूम होना चाहिए। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग हाउ डू यू डिफाइन, टेक्निकली कैसे इसको डिफाइन करेंगे हम, तो वो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। नाउ ये न्यूज़ है रिलेटेड टू एक बीमारी है जो फैली है साउथ में, स्पेशली आंध्र प्रदेश, तेलंगाना साइड में। और यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है कि कुछ लोग अचानक ही बीमार पड़ गए हैं। अब उनमें ये बताया गया है कि बीमार पड़ने का कारण है कि उनके ब्लड में निकल एंड लीड जो है वो पाया गया है, उसमें टेस्ट हो रहा है। तो ये एल्यूरू एरिया है और ये अजीब सी बीमारी फैली है जिसमें 1000 लोग करीब करीब इसमें बीमार पड़ चुके हैं, 500 से भी ज़्यादा, ऑलमोस्ट 1000 हो चुके हैं ये केसेस। तो न्यूरोटॉक्सिन उसकी वजह है, और न्यूरोटॉक्सिन में ये जो है निकल एंड लेड इसमें पाया गया है। तो ये याद रखिएगा, ये काफ़ी न्यूज़ में है और इस बीमारी का नाम भी कुछ ना कुछ होगा, लेकिन फ़िलहाल इसको ये हमें मालूम रहे कि आंध्र प्रदेश में ईस्ट गोदावरी एरिया में ऐसा हुआ है। ओके, सो दैट्स रिगार्डिंग, ये है JNK से रिलेटेड। तो JNK में जो चीफ जस्टिस है, जस्टिस बिंदल, ये नियुक्त हुए हैं चीफ जस्टिस। तो ये आपको याद रहे, जस्टिस राजेश बिंदल, ये चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ऑफ JNK एंड लद्दाख, ये यहाँ के बने हैं न्यू चीफ जस्टिस। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में कहीं आ सकता है, तो आप उसको याद कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट है कि भारत के जो आर्मी चीफ है वो जा रहे हैं 4 दिन की यात्रा पे, कहाँ पे, UAE और सऊदी अरेबिया में। एंड सऊदी अरेबिया, इंडियन आर्मी चीफ जो है, फर्स्ट इंडियन आर्मी चीफ है जो सऊदी अरेबिया में जा रहे हैं। तो UAE एंड सऊदी अरेबिया के बारे में हम काफ़ी बात कर चुके हैं। मैप में भी मैं आई एम श्योर आपने मैप में देख लिया होगा अब तक, और मैंने आपसे ऑलरेडी कैपिटल इसकी पूछी हुई है पहले।
ये है एनसीएनक्लैट के बारे में। कल मैंने एनसीएलटी पूछा था, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, और पूछा था कि अपील कहाँ कर सकते हैं। तो अपील का भी इसमें नाम है नेशनल कंपनी लॉ अपेलेट ट्रिब्यूनल। तो कल मैंने बताया कि किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में डिस्प्यूट है तो एनसीएलटी में जाएगा, और एनसीएलटी के आपको जजमेंट को अगर चैलेंज करना है देन यू गो टू नेशनल कंपनी लॉ अपेलेट ट्रिब्यूनल। तो ये दोनों ही कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद आप रखिएगा ना। टुडे आई विल आस्क यू रिगार्डिंग एनसीएलटी। तो नेशनल कंपनी लॉ अपेलेट ट्रिब्यूनल जो है, यू टेल मी कि इसका गठन कब हुआ था, इसके क्या क्या प्रिंसिपल्स है, किस चीज़ पे ये काम करता है। तो इसको आज आप एनसीएलटी के बारे में आप आंसर करिएगा, एनसीएलटी के बारे में। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट न्यूज़। कल ये ब्रेक्सिट के बारे में पूछा था मैंने, ब्रिटेन, ईयू एंड ब्रेक्सिट के बारे में। सो ये ब्रेक्सिट इज़ गोइंग ऑन, और मैंने कल बताया भी था कि जो ब्रिटेन है यूरोपियन यूनियन से अलग हो रहा है, हो चुका है, इनफैक्ट फॉर्मली नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। और उनके बीच में जो इकोनॉमिक डील है उसको लेके रीनेगोशिएट कर रहे हैं। अब तक यूरोपियन यूनियन के साथ में फ्री ट्रेड एक एग्रीमेंट था, या एक तरीके से वो था, एक फ्री मार्केट था, टैरिफ फ्री, लेकिन अब एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उसको करना पड़ेगा ब्रिटेन को ईयू के साथ में, जिससे कि फ्री ट्रेड हो सके। नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ये अमेरिका की एक रिपोर्ट है, उसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान, चाइना अलॉन्ग विथ 8 अदर नेशंस, ये रिलीजियस फ्रीडम वहाँ पे या रिलीजियस टॉलरेंस वहाँ पे कम है। इसमें नाम कौन कौन सी कंट्री का है? पाकिस्तान, चाइना है, उसके साथ म्यांमार यानी कि बर्मा, एरिटेरिया, ईरान, नाइजीरिया, नॉर्थ कोरिया, सऊदी अरेबिया, तजाकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान, ये कंट्रीज़ हैं। नाम आप पाकिस्तान, चाइना की कैपिटल और मैप में आप जानते होंगे। इसमें से आप म्यांमार, एरिटेरिया और ईरान, नाइजीरिया, नॉर्थ कोरिया, इस तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इनके बारे में आप बताएंगे कि इनकी कैपिटल क्या है और इनके आसपास कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। तो आप ये 8 कंट्रीज़ को ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि इनको आइडेंटिफाई किया गया है जहाँ पे कि रिलीजियस मतलब धार्मिक स्वतंत्रता कम है और जो माइनॉरिटीज़ हैं उन पे अटैक होते रहते हैं। तो ये इन कंट्रीज़ के म्यांमार, एरिट्रिया, ईरान, नाइजीरिया, नॉर्थ कोरिया, सऊदी अरेबिया, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इनको मैप में आप देखिए और इनकी कैपिटल आप ज़रूर बताइए कि कहाँ पे ये जो हैं, कौन से कॉन्टिनेंट में हैं ये कंट्रीज़ और क्या क्या इसकी कैपिटल है। और एक बार मैप में आप ज़रूर खोल के देखिएगा इन कंट्रीज़ को। इसके साथ साथ एक जो इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है, वो देखना है ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, अल सहबाब, अल कायदा, बोको हराम, हयात तहरीर, अल शाम, द हौथीस, आइसिस, ये है, इनको भी आइडेंटिफाई किया गया है जो लोग एक तरीके से खतरा है। तो बोको हराम आपको पता होगा, बोको हराम के बारे में हमने हाल में बात भी किया था, और अल कायदा भी पता होगा, आइसिस भी आपको पता होगा कि कहाँ पे ये ऑपरेट करते हैं। आई वांट दिस कि आप आइसिस के बारे में, अल कायदा और बोको हराम, ये 3 आप पकड़ लीजिए, और ये हौदिस भी, इनके बारे में, 4 के बारे में आप बताइए कि ये कहाँ पे इनका ओरिजिनेशन हुआ था। ये एक तरीके से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, अलकायदा, बोको हराम, हयात, ये द हौथीस और आइसिस, इनके बारे में आप ज़रूर लिखिएगा कमेंट में कि ये कहाँ पे ऑपरेट करते हैं, इनका गठन कब हुआ था इन ऑर्गेनाइजेशंस का, और ये कहाँ पे ऑपरेट करते हैं। तो ये आप ज़रूर आप देखिएगा, क्योंकि 2 चीज़ है, एक तो डायरेक्ट इम्पैक्ट है भारत का, या दूसरा है भारत के जो डायस्पोरा है, यानी कि भारत के जो लोग दूसरी कंट्रीज़ में रहते हैं वो इनसे अफेक्ट होते हैं। क्योंकि कई बार होता है कि हमारे भारत के जो लेबरर्स हैं उनको ये किडनैप कर लेते हैं, तो वो आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। ओके, नाउ दिस इज़ रिगार्डिंग श्रीलंका एंड चाइना। तो श्रीलंका एंड चाइना के बीच में चाइना ने ये कहा है कि श्रीलंका की टायर फैक्ट्री के लिए $300 मिलियन दे रहा है। सो दिस इज़ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। श्रीलंका जो है भारत का सदर्न मोस्ट नेबर है, साउथ नेबर है, और ये जब चाइना का बहुत ज़्यादा दखलंदाजी होगी श्रीलंका में तो भारत के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि भारत भी चाहता है कि श्रीलंका पे उसका अच्छा कंट्रोल रहे बिकॉज ऑफ वेरियस इशू, तमिल इश्यूज भी है, और श्रीलंका में जो पोर्ट भी चाइना बना रहा है और उस पोर्ट का इस्तेमाल जो है भारत के खिलाफ वो कर सकता है। नोबेल प्राइज़ है, न्यूज़ ये है कि जो नोबेल प्राइज़ है वो घर पे दिया गया है। तो आई एम श्योर नोबेल प्राइज़ आपको मालूम होगा कि कौन सा नोबेल प्राइज़ किसको दिया है। नोबेल प्राइज़ ऑन पीस तो मैं कई बार आपको पूछ चुका हूँ। आप कमेंट में ये लिखिए कि बाकी जो नोबेल प्राइज़ है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक बताइए कि ज़रूर लिखिए उसको कि नोबेल प्राइज़ का गठन कब किया गया था, कब इसका गठन हुआ था नोबेल प्राइज़ का, और इस साल के जो नोबेल प्राइज़ है फिजिक्स केमिस्ट्री का किन किन को दिया गया है, फिजिक्स केमिस्ट्री अलग अलग जो बाकी हैं उनको वो किस किस को दिया गया है, वो ज़रूर आप बताइए।
जो पीस प्राइज़ है वो आपको मालूम ही है, आपने लिखा भी है कई बार, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है उसमें आपने बताया भी है। तो उसी के तरीके से बाकी के भी बारे में बताइए ज़रूर, इसको ज़रूर पढ़ लीजिए क्योंकि ये 100% कहीं भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो एक तो ये कि जो नोबेल प्राइज़ है वो कौन देता है और कब से ये स्टार्ट है, एंड देन अनदर इज कि इस साल का किसको मिला है। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग टेलीकॉम। टेलीकॉम में इंडियन जो टेलीकॉम सेक्टर है उन्होंने गवर्नमेंट से कहा है कि जो 5G स्कीम है, जो 5G है उसको बारे में पॉलिसी गवर्नमेंट है वो क्लियर कर दे कि कैसे उसका कब वो शुरू होगा, कैसे उसके स्पेक्ट्रम मिलेंगे एट्सेट्रा। सो बहुत बड़ा एक अपडेट होने जाने वाला है टेलीकॉम सेक्टर में। और 5G आने के बाद में जो इंटरनेट स्पीड है वो कई गुना बढ़ जाएगी आपकी, और उस इंटरनेट की स्पीड से एक तो ज़्यादा सब्सक्राइबर को केटर कर पाएंगे और बहुत ज़्यादा स्पीड आपको मिलेगी। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। और अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स है, चाहे एयरटेल है चाहे रिलायंस है, वो चाहेंगे कि टाइमली वो रोल आउट हो जाए। और ये भी है, हमारे जो PM है उन्होंने भी बात किया है कि स्टेक होल्डर मस्ट यूनाइट फॉर टाइमली 5G रोल आउट। तो इसमें अलग अलग स्टेक होल्डर्स है, चाहे इक्विपमेंट हो क्योंकि इक्विपमेंट भी इसमें सप्लाई होने हैं, और जो फिर इसके अलावा वो है जो तुम्हारे टेलीकॉम प्रोवाइडर है, रिलायंस है, एयरटेल है, वोडाफोन है, उनको भी रेडी होना पड़ेगा क्योंकि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इसमें बहुत होने होंगे। और फ़ोन्स भी हो सकता है कि अलग इसमें लेने पड़े, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ आई वांट कि ये 5G के बारे में बेसिक तो मैंने आपको बताया कि 5G आने से स्पीड बढ़ जाएगा और बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो एक आप ही बताइए कि 5G में और क्या चीज़ें देखने को मिलेगी, और हम क्या चेंजेस 5G में एज़ कम्पेयर टू 4G 5G में और क्या चेंजेस होंगे, ये इंपॉर्टेंट है। और इस क्वेश्चन को ज़रूर आप आंसर करिए क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये अपकमिंग फील्ड है, बहुत ही अपकमिंग फील्ड है, और ये न्यूज़ में अगले 2 साल तक 3 साल तक ये न्यूज़ में रहेगा। तो आप ज़रूर आज ही देख जाइए और कमेंट में लिखिए कि 4G के कंपैरिजन में 5G में क्या क्या चेंजेस आने हैं और भारत के लिए क्या क्या चैलेंजेस इसमें रहेंगे। क्योंकि एक तो स्पेक्ट्रम का चैलेंज रहेगा, इक्विपमेंट का चैलेंज रहने वाला है, रोल आउट कैसे होगा वो चैलेंज है, और अभी भी हम लोग 4G की तरफ जा ही रहे हैं। काफ़ी जो स्टेट्स हैं वो 4G भी सही ढंग से अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो 5G किस तरीके से चैलेंजिंग रहने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनाग्रेशन किसका किया था, PM ने इनाग्रेशन किया था इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 का। तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान ये बात कही कि जो 5G है, 5G पे हम लोग जाने वाले हैं। तो 5G आने से बहुत फ़ायदे हैं, तो मैं चाहूँगा कि इसको आप ज़रूर देखिए, इसका आंसर आप ज़रूर लिखिए। क्योंकि 5G आने से एजुकेशन सेक्टर में, क्योंकि कोरोना में हमने देख लिया कि किस तरीके से बहुत बिजनेस वो ऑनलाइन हो गए और वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि स्पीड नहीं है। तो अगर अच्छी स्पीड आ जाएगी 5G के बाद में, इंटरनेट स्पीड अच्छी रहेगी, स्केलेबिलिटी उसकी अच्छी रहेगी, तो लोग घर बैठे बैठे बिजनेस, एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, मेडिकल साइंस, इन सब में बेनिफिट मिलना है। तो मैं चाहूँगा कि आप इसका आंसर ज़रूर लिखिए कि क्या क्या 5G के फ़ायदे होने वाले हैं और इंडिया की रेडीनेस क्या है। सो दिस विल बी फॉर टुडेज़ क्वेश्चन। आज का ये क्वेश्चन रहेगा इससे रिलेटेड, टेलीकॉम से रिलेटेड 5G, ये हमारा मेंस का भी क्वेश्चन है। आप इसको लॉन्ग आंसर्स में लिखिएगा, आप इसको 250 वर्ड्स में पूरे 5G को, कि क्या क्या 5G में चैलेंजेस हैं, 5G होता क्या है, भारत में क्या उसका व्यू है, एंड देन क्या चैलेंजेस हैं, क्या एडवांटेजेस हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ करंट अफेयर्स एंड एनालिसिस। कई क्वेश्चंस दिए हैं एंड आप सभी आंसर्स लिख रहे हैं, वो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जो आप आंसर्स लिख रहे हैं उसका फ़ायदा आपको मिलेगा क्योंकि इतनी चीज़ें एक पेपर की रीडिंग में आधे घंटे 40 मिनट में आप इतनी चीज़ें जान जाते हैं, और उसके बाद जो आप 1 घंटे 1.5 घंटे जो बैठ के एक्सरसाइज करते हैं तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, और इतनी इन्फॉर्मेशन आगे आपको बहुत हेल्प करने वाली है क्योंकि अवेयरनेस रहना बहुत ज़रूरी है अलग अलग फील्ड का। सो आप ये आंसर्स दीजिएगा, आंसर्स लिखिएगा, कमेंट में लिखिएगा या अपनी कॉपी में उसको ज़रूर लिखिएगा इसको। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स फॉर टुडेज़ करंट अफेयर्स, वर्ल्ड अफेयर्स एंड एनालिसिस।